जी, डीके दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। डीके दुबे साहब, टेक्निकली ये माना जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, या ये 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट बेहद अहम होती है? इसमें इस प्रक्रिया को कहीं थामा भी जा सकता है, क्या इसकी भी गुंजाइश होती है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, इतिहास दिखाता है कि महाभियोग प्रक्रिया अभी तक किसी भी जज के खिलाफ सफल नहीं हुई है। एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन से वो एक तरह से नहीं पारित हो पाई, सदन की कमी की, समर्थन की कमी की वजह से। ऐसे में इस महाभियोग प्रक्रिया को देखते हुए आप क्या कहेंगे? अभी अगर मेरे से पूछा जाए तो महाभियोग की स्वीकृति हुई है, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। महाभियोग के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो ये कहता है कि मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये कहा जाता है कि भाई करप्शन भी मामला उसमें इंक्लूडेड है और वो माना जाता है कि ये गंभीर विषय है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में केवल मिसबिहेव और इनकैपेसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब हम आर्टिकल 218 को 124 के साथ मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि पहले और जजेस इंक्वायरी एक्ट को साथ में कि पहले मोशन लाया जाएगा। अब एक पत्र गया, पत्र ने 100 लोग लोकसभा के चाहिए होते हैं और राज्यसभा में जाए तो लोग चाहिए होते हैं। 100 लोगों ने लिख दिया, मोशन स्वीकार कर लिया। अभी ये केवल मोशन स्वीकार हुआ है, महाभियोग की कार्रवाई नहीं। अब सेकंड स्टेज आती है इसमें। सेकंड स्टेज ये आती है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज चाहिए, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होना चाहिए और एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, प्रोनाउंस ज्यूरिस्ट। इन 3 की कमेटी पहले जांच करेगी। अब देखिए, ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी कि अन्वेषण करेगी। अन्वेषण की जो रिपोर्ट आएगी, अन्वेषण जैसे पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करता है वैसे ये 3 लोग मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में अगर जस्टिस वर्मा क्लीन चिट दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि जो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं और वो क्लीन चिट देती है, तो महाभियोग का ये मोशन जो आया है वो महाभियोग की कार्रवाई में कन्वर्ट नहीं होता और वहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ जाती है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जाती है और उसकी रिकमेंडेशन ये रहती है कि इनको हटाया जाए, तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि हाउस उस रिपोर्ट को स्वीकार करे। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो पहले हाउस एक्सेप्ट करेगा, जिस हाउस में मोशन लाया गया है। हाउस एक्सेप्ट कर लेगा विशेष मेजोरिटी के साथ, फिर उसको दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरे सदन में इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी से मतलब है पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था, अब इंक्वायरी की स्टेज आ गई और अब जस्टिस वर्मा को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। यानी कि उनको जो ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी इसको डिफेंड, जैसे कोर्ट में डिफेंड कर वैसे ही उनको अपनी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट को डिफेंड करने का अवसर मिलेगा रिपोर्ट के अगेंस्ट में कि भाई मैं निर्दोष हूं, या जो भी उनके पास पॉइंट। क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे कि कितना पैसा आया, इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं लगा, नोट असली थे कि नकली थे, इसमें कोई बात नहीं कही, नोट कहां से आई ये बात नहीं कही गई, नोट किसकी कस्टडी में थे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं। और उनका ये प्रश्न था कि जहां पब्लिक सारी आ सकती हो, सारे कर्मचारी जहां पर रहते हो, वहां क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किए थे। मुझे लगता है कि वैसे ही कुछ अगर वो और राज्यसभा में वो अपनी बात रखते हैं, मतलब उनको डिफेंस करने का मौका मिलता है, तो फिर वो अपनी बात को रखेंगे। अदरवाइज जो अभी तक का प्रैक्टिस है वो ये है कि कोई भी जज एक हाउस में अगर वो प्रेजेंट भी हो गई तो दूसरे हाउस में ले जाने से पहले कि उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उनको जवाब देना पड़े, उससे पहले वो रिजाइन करके चले गए। कारण कोई भी हो, अभी तक कोई भी महाभियोग पास नहीं हो पाया है। ये पहला प्रकरण हो सकता है कि इसमें आगे चले। वो कारण अलग अलग हो सकते हैं, कभी पूरा नहीं होता राज्यसभा, लेकिन एक शर्त इसमें है, इसलिए थोड़ा टाइम लगने वाला है। वो शर्त ये है कि सेम सेशन में दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। सेम सेशन में दोनों हाउसेस से पास होने का मतलब यह है कि अगर ये सेशन इतना समय नहीं दे रहा है, जो अभी बचा हुआ सेशन है मानसून का सत्र, कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ भी जाए लेकिन दोनों हाउसेस में नहीं रखा जा सकता, एक हाउस में पास करके दूसरे हाउस में अगले सेशन में नहीं लाया जा सकता। यानी कि अगले सेशन में इसका मतलब प्रस्ताव फिर दोबारा आएगा, ये लंबित प्रस्ताव जो रह जाएगा फिर ये दूसरे सेशन में दोबारा से प्रस्ताव आएगा और फिर इसी प्रक्रिया से होके गुजरेगा।
नहीं, मोशन पास हो गया ना, मोशन सफिशिएंट है, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है, तो अब जब अगर दूसरे हाउस में इस सेशन में नहीं रखा गया तो अगले सेशन में फिर से रखा जाएगा और फिर ठीक उसका अप्रूवल होगा, तब अगले सदन में भेजा जाएगा। ठीक। शैलेंद्र राम तो जी, नहीं है कि डीके दुबे गंभीर जी, प्रकृति का डीके मामला है दुबे जी, अब जिनकी सवाल सफाई ये से होता सुप्रीम है कोर्ट संतुष्ट नहीं आया कि हुआ। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा किसी भी न्यायाधीश के कदाचार पर महाभियोग की कार्रवाई कर सकती है। ये संविधान ने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था का अभी तक एक तरह से सफल कभी नहीं देखा गया पूरे इतिहास में महाभियोग। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन संविधान ने जो नियम कानून के तहत महाभियोग की प्रक्रिया को रखा है, ये मामला कितना उससे अलग दिखता है, क्योंकि जिस तरह से नकदी जलाने का मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकता है, तो इससे बहुत अन्य कई मामले जुड़े हुए हो सकते हैं। इसको कितना अलग आप देखते हैं? देखिए, सच तो ये है कि अगर टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार महाभियोग लेकर आएंगे तो फिर ये चैलेंज हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही शब्द इस्तेमाल किए हैं, मिसबिहेवियर और इसके अतिरिक्त इनकैपेसिटी। तो ना तो ये मिसबिहेवियर का मामला है और ना ही इनकैपेसिटी का मामला है, ये करप्शन का मामला है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो करप्शन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, और मुझे लगता है उस समय विलफुली इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि किसी के खिलाफ भी करप्शन के चार्ज लगाकर उसको लाया जा सकता है और फिर जुडिशरी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट में अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट इसका प्रोसीजर खोलता है और खोलकर ये कहता है कि अगर इन हाउस कमेटी और वो कर देती है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पहले से है जिसमें कहा गया कि कोई भी महाभियोग किसी के खिलाफ सीधा नहीं लाया जा सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका अप्रूवल न दे दे। सुप्रीम कोर्ट जब अप्रूवल दे देगा तभी महाभियोग लाया जा सकता है, डायरेक्टली पार्लियामेंटेरियन उस पर नहीं ला सकते। ये 90 के दशक में ऐसा एक जजमेंट आया था। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की, केवल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नहीं ला सकते, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में अगर आप बात करेंगे तो फिर ये लाया जा सकता है। चूंकि पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस इंक्वायरी एक्ट बनाने की दे रखी है, इसलिए जजेस इंक्वायरी एक्ट चूंकि रास्ता खोलता है, इसलिए महाभियोग लाया जा सकता है। और बात यह भी है कि अगर महाभियोग पास हो जाता है, सपोज पास हो जाता है, तो ये जो संसद के द्वारा महाभियोग लाया गया और उसके जो पास होगा, उसके जो ग्राउंड होंगे, वो ग्राउंड फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये बहस हो सकती है कि ये जो प्रावधान है जजेस इंक्वायरी एक्ट के, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से मैच नहीं करते हैं, तो क्या ये एक्सटेंडेड है कि नहीं है, तब की बात तब है। चूंकि आज तक कोई चैलेंज ही नहीं हुआ, महाभियोग पास ही नहीं हो पाया और चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए ये चल रहा है अभी तक। जी, डीके दुबे साहब, एक और विषय हमने देखा कि 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ जो महाभियोग था, वो एक पूरी लंबी प्रक्रिया, यानी 3 साल की प्रक्रिया थी। वो सुप्रीम कोर्ट से होते हुए महाभियोग तक का जो पूरा सफर था, उसमें इतना लंबा समय लगा। क्या आपको लगता है जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तेजी से इस काम को करके संसद की तरफ ये मामला बढ़ चुका है, यानी कि जो समय जस्टिस रामास्वामी के समय जो लगा था, कम से कम उतना समय कोर्ट की तरफ से अब नहीं लगा इस मामले में? तो कोर्ट ने भी जल्दी क्या मतलब तेजी दिखाई, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। सरकार की तरफ से तेजी दिखाई गई है क्योंकि ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। इसका कारण ये है क्योंकि वो जो एविडेंसेस आए, वो एविडेंसेस पे इंक्वायरी करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। वो एविडेंसेस सीधे सीधे शटमाउथ थे और वो सीधा सीधा पकड़ा गया। पहले क्या है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, किसी ने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, किसी ने वेल्थ से ज्यादा इकट्ठा कर लिया या कुछ कर लिया, वो मामले होते थे। अभी क्या है कि सीधा सीधा कैश सामने आया, और कैश सामने आने के बाद एविडेंसेस भी हैं। 100 से ज्यादा लोगों के से पूछताछ हुई, लेकिन इन हाउस कमेटी जो बैठी, वो इन हाउस कमेटी की, ये तो मानना पड़ेगा, उसने तत्परता दिखाई। और उसका कारण मुझे लगता है कि उस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तत्काल ही, जैसे उनके पास वीडियो और वो बाकी चीजें आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अपलोड करते हुए ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में, किसी के लिए भी करप्शन के मामले में बिल्कुल सतर्क है और हम इस पर डिले नहीं कर सकते। पहले
क्या था कि ना तो इतना बड़ा डिजिटल सिस्टम था हमारे पास कि भाई डिजिटली हमारी रिपोर्टें तुरंत चली जाएंगी और तुरंत हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे या फिर हम उसको फॉरेंसिक के लिए भेज देंगे। आज की तारीख में सारा कुछ ऑनलाइन होता है, इसलिए वो महीनों की प्रक्रिया दिनों में पूरी हो जाती, इसलिए ये ऐसा हो रहा। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत सारे इस समय लोग प्रश्न खड़े करते हैं अक्सर जजमेंटों को लेकर, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज देना चाहता होगा निश्चित रूप से कि भाई देखो हमारे सामने मामला आया तो हमारे पास डिले नहीं हो रहा है, बाकी जहां कहीं भी होना है वो होना है, हमारे पास डिले नहीं हो रहा है, हमने ये देखो पारदर्शिता के साथ इसको आगे बढ़ा दिया। जी डीके दुबे साहब, देश में कानून के रखवाले पहरेदार के तौर पर न्यायपालिका और जज हैं। ऐसे में जो आपने कहा कि तमाम कोर्ट के फैसलों को लेकर कई सवाल उठते हैं, साथ ही साथ ये भी सवाल उठते हैं कि क्या देश के जज, वो सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, क्या जज किसी भी इस तरह की कार्रवाई से जिसमें भ्रष्टाचार का मामला शामिल हो, जिसमें अन्य कई और मामले शामिल हो, आय से जुड़े मामले शामिल हो, ऐसे में क्या ये कानून की जद से ऊपर हैं? क्योंकि महाभियोग का एक प्रावधान है संविधान में, लेकिन उस प्रावधान का एक तरह से पूरी तरीके से कभी पालन नहीं हो सका, कारण चाहे जो भी रहे हो। बात आपकी रितु जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखना होता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग जिसको नहीं मालूम है वो जरूर निश्चित रूप से क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कोर्ट काम करता है एविडेंसेस पर और फाइल पर। फाइल और एविडेंस जो बता रहा होगा उसके अनुसार वो जजमेंट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया थोड़ी डिले हो जाती है क्योंकि हमारे पास बर्डन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सजग है। ये बात कह देना कि नहीं वो क्या क्या उसके न्यायपालिका ऊपर है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। आज के चीफ जस्टिस भी उस बात को लगातार कह रहे हैं। और मुझे याद है मैं आर्टिकल 370 की प्रोसीडिंग में अपियर हो रहा था, तो ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक इंटरप्रिटेशन करते हुए उस समय बहस में कहा था, इफ देयर इज टू इंटरप्रिटेशन देन व्हाई नॉट इन द फेवर ऑफ कंट्री। अगर किसी मामले के दो इंटरप्रिटेशन आते हैं तो हम देश के पक्ष में क्यों नहीं इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम क्यों देश के विरुद्ध इंटरप्रिटेशन करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ भारत का संविधान जानता हूं, चूंकि भारत के संविधान ने प्रावधान दिया है इसलिए तो मैं संविधान का संरक्षक हूं, मैं भारत के संविधान को जानता हूं। ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीट पर रहते हुए दिए थे, जो मैसेज दे रहा था कि नहीं देखिए अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ी तो हम नेशन के पक्ष में करेंगे। अब ये बात तो कही जा सकती है कि भाई न्यायाधीश चूंकि फाइनल डिसीजन देते हैं इसलिए उनके प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि करप्शन का मामला, मैंने जैसे अभी कहा कि करप्शन इसलिए नहीं लिखा गया होगा कि छोटे छोटे करप्शन का मामला भी लगाकर अगर सरकार जज को हटाना चाहे तो हटा सकती है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगता है कि नहीं लिखा गया हो, इंक्वायरी में लिखा गया होगा, सुप्रीम कोर्ट जब अप्रूवल दे देगी और मामला गंभीर होगा तभी ऐसा किया जाएगा। डीके दुबे साहब, अंत में इन हाउस कमेटी ने कई ऐसे सबूत पाए जिसको ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होनी चाहिए, और यही कारण रहा, वही आधार है कि महाभियोग की प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव लेके तमाम सांसद पहुंचे हैं। ऐसे में अब ये जो 3 जजों की कमेटी जो अपनी इंक्वायरी देगी, इन्वेस्टिगेशन अपना देगा, उसमें ये इन हाउस कमेटी की जो फाइंडिंग्स है उसका कितना योगदान होगा, कितना शामिल किया जाएगा और कितना मजबूत और कमजोर केस को जस्टिस यशवंत के बनाता है। रितु जी बड़ी गंभीर बात आपने बड़ी गंभीर बात पूछ दी। आप सोचिए अगर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट की पार्लियामेंट में कोई आवश्यकता होती तो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट ने जब अप्रूवल दे दिया था तो महाभियोग ले आना चाहिए था। अभी अगर सांसद लिखकर ना देते महाभियोग के लिए तो इस इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट का क्या करते हम, या सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन का क्या करते, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति के पास गई उसका क्या करते। इसका मतलब ये हो गया कि ये दो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो केवल एक राइडर है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो 90 के दशक में दिया था वो राइडर है कि आप महाभियोग तब तक नहीं ला सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उसको के पास उसका अप्रूवल ना मिल जाए या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी उस पर हाँ दे दे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अगर फाइनल होती और महाभियोग लाया जा सकता तो ऑटोमेटिकली चला जाता, उसको किसी सांसद को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पर एक और बात ध्यान देने की है कि जो संसद है, संसद का जो स्पीकर या मैं चेयरमैन की बात करूं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इनका डिसीजन फाइनल डिसीजन है अपने मामलों में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुछ जजमेंट दे चुका है जिसमें कह चुका है कि आपका डिसीजन भी चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि हम चैलेंज कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट अपने आप में जब तक फुल्ली सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक निर्णय नहीं लेगी। इसलिए वो पहले इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो। तीन तीन सदस्य बनाई, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अगर निगेटिव चली जाती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो फिर महाभियोग नहीं लाया जा सकता। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पॉजिटिव जाएगी जस्टिस वर्मा के खिलाफ और रिकमेंडेशन आएगी, तभी लोकसभा, फिर भी उनकी रिपोर्ट फाइनल नहीं है, उनकी रिपोर्ट को लोकसभा से आपको फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस हाउस ने उसका मोशन पास किया है। और जब लोकसभा विशेष बहुमत से उसको पास कर देगा तब उसको राज्यसभा भेजा जाएगा। इतने सारे राइडर इसलिए लगाए गए हैं कहीं गलती या चूक ना हो जाए, जब निर्णय की प्रक्रिया आए या निर्णय का नंबर आए तो एकदम एक्यूरेट हो। जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं डीके दुबे जी, क्या पूरी प्रक्रिया होती है? महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ है लोकसभा में, इसके बाद आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला तब तक लंबित रहे जब तक कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है? नहीं, देखिए, ये जो संविधान का मामला है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है। पहले दो कानूनों से ये गवर्न होता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन सीधा सीधी बात करता है और फिर जजेस एक्ट 1968 उससे गवर्न होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 218 और आर्टिकल 124 में, वो कहता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात कही गई है। लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत ये माना जाता है कि करप्शन के मामले भी इसमें कवर होंगे। ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी जिस समय रिकमेंड कर देती है और चीफ जस्टिस फॉरवर्ड कर देते हैं, तो फिर नए सिरे से प्रक्रिया ये संसद में चलने वाली है। आप पीछे जो कुछ भी होकर आया है उसको केवल रेफरेंस माना जाएगा। और यहाँ पर 3 जजेस, चूंकि एक्ट में ही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट का होना चाहिए और एक ज्यूरिस्ट होना चाहिए, इन 3 लोगों की रिपोर्ट जिस समय आएगी और वो रिपोर्ट अगर क्लीन चिट दे देती है, जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि वो रिपोर्ट अगर ये कहती है कि महाभियोग की कार्रवाई के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो पूरी नहीं है या वो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया और उनके इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी आता है, तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा के स्पीकर जिन्होंने ये कमेटी बनाई है, लोकसभा के स्पीकर मोशन को डाउन भी कर सकते हैं। डाउन करने का मतलब है कि अगर हमारी कमेटी, लोकसभा की बनाई कमेटी क्लीन चिट देती है, जो इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा, पहले इन हाउस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की बनी थी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं थी, वो इंक्वायरी थी। लेकिन अभी किसी भी केस को चलाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई गई है और एज पर लॉ बनाई गई है। वो उसकी रिपोर्ट अपने आप में बताएगी कि वाकई में क्या सिचुएशन है। फिर इसके बाद क्या होना है कि इसको लोकसभा में पास करने के बाद फिर राज्यसभा में जब जाएगी तो जस्टिस वर्मा को अपनी बात कहने का अवसर भी मिलेगा। यानी कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद लोकसभा ने डिसीजन ले लिया, फिर ये राज्यसभा जाने वाली है और राज्यसभा में फिर जस्टिस वर्मा को भी अवसर देने वाले हैं कि आप अपनी डिफेंस में कुछ कर लें। लेकिन ये जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, ये भी अभी इनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालकर ये कहा था कि हमारे इस इन्वेस्टिगेशन में जो इंक्वायरी हुई है इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। और वो क्वेश्चंस उन्होंने कहा, पैसा कहां से आया था, पैसा लीगल था कि नहीं था, वहां पर जज की जिम्मेदारी बनती है, जो पब्लिक प्लेस हो जिसमें सभी लोग आ जाते हों उस पर जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, नोट कितने थे, ऐसे उन्होंने गंभीर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में डाले थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस करते हुए कह दिया कि भाई अब तो आगे बढ़ गई है और वहां पर जो कुछ होगा वो पार्लियामेंट में होगा। तो मेरा मानना यह है कि ये नई कमेटी जो 3 सदस्यीय बनी है, ये कमेटी अगेन इन्वेस्टिगेशन करेगी, नीचे तक जाएगी और फिर इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे महाभियोग की कार्रवाई चलेगी। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन पास किया था 100 मेंबर्स अगर लोकसभा में आते हैं तो 100 मेंबर साइन करके पिटीशन लगाते हैं, राज्यसभा में लाते हैं तो 50 मेंबर लगाते हैं, तो वो जो मोशन पास किया, जो स्वीकार किया है लोकसभा स्पीकर ने, वो अभी केवल मोशन है, अभी महाभियोग की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है और तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। जी
बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया सर। अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सपर्ट जुड़े थे हमारे साथ, उनका ये कहना था कि एक ही दिन दोनों जगह पर नोटिस आना चाहिए, यानी राज्यसभा में भी जैसे कि आज लोकसभा में ये नोटिस आया, उसके बाद दोनों जगह पर एक साथ आता है, तभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, अन्यथा ये कैंसल हो जाती है। इसको जरा आप समझाएं। नहीं नहीं, प्रक्रिया ये है कि एक एक हाउस में इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरे हाउस में अपील होती है उसकी, मतलब अपील शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन एक हाउस में 2/3 बहुमत से मोशन लाने के, मतलब मोशन पास होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम आएगी। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो वो रिपोर्ट ये तय करेगी कि ये महाभियोग की कार्रवाई शुरू होनी भी है कि नहीं होनी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाने का हाउस को अधिकार है जिस हाउस में ये रखा गया है। तो 100 सदस्यों ने महाभियोग इसमें रखा हुआ है, जब इस हाउस में रखा है तो यही हाउस अभी इन्वेस्टिगेशन और पहले अपनी कार्रवाई पूरी करेगा, इसके बाद पास होना जरूरी है राज्यसभा से भी, और वहां पर जस्टिस वर्मा को अवसर भी पूरा दिया जाएगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर लें। जिस समय वो कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आ जाएगी, वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी, उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद वो वहां हाउस में मौजूद होंगे, वो हाउस में जाकर अपना डिफेंस करेंगे। उसके बाद सेकंड हाउस ये तय करेगा कि वाकई में होना है कि नहीं होना है। तो अभी मैं मानकर चलूं कि 4 स्टेजेस अपने पास हैं। पहली तो स्टेज हो गई कि इन्वेस्टिगेशन की टीम बिठा दी, दूसरी स्टेज ये है कि वो अपनी रिपोर्ट लगाए, तीसरी स्टेज ये है कि महाभियोग की कार्रवाई लोकसभा में आए, शुरू हो, चौथी स्टेज वहां से पास हो और फिर फाइनली राज्यसभा में भेजी जाएगी। राज्यसभा उसको फिर से मतलब उसका ट्रायल टाइप का चलाएगा, और ट्रायल चलाने के बाद फिर डिसीजन राज्यसभा लेगा। यानी कि उनका कहना यह होगा कि दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, मोशन नहीं दोनों हाउसेस में आएगा। अच्छा, डीके दुबे जी, एक और चीज आप समझाएं कि ये जरूरी है कि दोनों ही सदनों के जो चेयरमैन हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे इस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, यानी दोनों की स्वीकृति होगी तभी इस कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, जैसे आप कोई बिल लाते हैं ना, तो बिल सरकार लेकर आती है या प्राइवेट मेंबर बिल आता है, तो वो हाउस पहले तय करता है जिस हाउस में लेकर आए हैं। वो हाउस जब उसको फाइनलाइज कर देगा तब नेक्स्ट हाउस में डाला जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के साइन होने से पहले दोनों हाउसेस से बिल का पास होना जरूरी है। वैसे ही ये बिल की तरह से आएगा, एक मोशन लाया गया, वो मोशन इन्होंने स्वीकार करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी राज्यसभा का कोई रोल, यानी दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से इस पर कार्रवाई होगी? एग्जैक्टली, दोनों में अलग अलग होगी। एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को पास करेगा, और दूसरा फिर उस पर ट्रायल चलाएगा। ट्रायल में डिफेंस करने का भी अवसर मिलेगा। डीके दुबे जी, यानी जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक अगर उन्हें दोषी भी ठहराया जाता है या पाया जाता है तो उसके बाद भी उन्हें अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रखें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, हालांकि उसको याचिका को उनकी खारिज कर दिया गया था। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको अवसर मिलेगा, वो राज्यसभा में खड़े होंगे, राज्यसभा में अपने को डिफेंड करेंगे। जो भी रिपोर्ट आई होगी उस रिपोर्ट में कुछ कमियां निकालकर, जैसे वकालत के पेशे में वकील वो रखता है, वैसे ही वो अपनी बात रखेंगे वहां पर। उसके बाद राज्यसभा तय करेगी। देखिए दुबे जी, मामला बहुत गंभीर है और विश्वसनीयता को लेकर भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा स्पीकर की ओर से भी कहा गया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और जो जो भी अभी तक तथ्य उनके सामने आए हैं उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक मैसेज भी जनता के बीच जाना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये विश्वसनीयता का सवाल है। ऐसे में डीके दुबे जी, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको याद आता है, इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया था अगर कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक जितने मामले आए थे, जस्टिस सेन के मामले में तो लोकसभा में रख गया था, उससे पहले जितनी रिकमेंडेशन हुई सबने रिजाइन किया है। जस्टिस सेन का मामला था कोलकाता का, उनके मामले में अरुण जेटली साहब ने उस पर पूरा व्यू रखा था, सदन ने अपनी बात करी, तो उसके बाद उनका रेजिग्नेशन आया था, महाभियोग पास नहीं हो पाया था। तो यहां पर जस्टिस वर्मा अगर चाहेंगे तो रिजाइन कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो वो डिफेंड करेंगे और पूरा केस लड़ेंगे। यानी पूरा जो अभी गेंद पाले में है वो लोकसभा और राज्यसभा के बाद खुद जस्टिस वर्मा के हाथ में? बिल्कुल, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में जस्टिस वर्मा डिफेंड करेंगे जैसे कोर्ट में करते हैं, वैसे ही स्पीकर के सामने वो अपनी बात रखेंगे। हाउस कमेटी जो रिपोर्ट आएगी कमेटी की, उस रिपोर्ट में वो कमियां बताएंगे और कहेंगे कि आप बताओ मेरी गलती कहां है। उसके बाद वोटिंग होगी जैसे कोर्ट में होता है।
चूंकि ये महाभियोग का मामला एक लीगल प्रोसेस होता है, मुकदमे की तरह ही लड़ा जाता है। जैसे हम मुकदमा लड़ते हैं ना, तो सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगा देती है। वैसे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिपोर्ट लगा देंगे राज्य लोकसभा में। लोकसभा फिर इस रिपोर्ट को अप्रूवल देगी। इस रिपोर्ट के अप्रूवल के बाद राज्यसभा जाएगा और वहां ये डिफेंड करेंगे अपनी बात को, और वहां सिद्ध करेंगे कि ये रिपोर्ट कितनी सही कितनी गलत है। उसके बाद चूंकि राज्यसभा या लोकसभा भी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, तो वो डिसीजन लेने की पावर रखती है। फिर वो डिसीजन लेंगे कि वाकई में क्या होना है। लेकिन वहां ज्यूरी जो है वो पूरी राज्यसभा होगी, ज्यूरी पूरी राज्यसभा होगी, राज्यसभा की वोटिंग होगी। उस वोटिंग के बाद तय होगा कि जस्टिस वर्मा को हटना है कि नहीं हटना। लेकिन उससे पहले अभी तक का जो इतिहास है वो ये है कि मतलब दोनों हाउसेस से पास नहीं हो पाया। जजेस ने पहले ही अपने आप को प्रेजेंट करने से पहले रेजिग्नेशन दे दिया है। बहुत शुक्रिया आपका डीके दुबे। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।